हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3। 1 और 2 हमने कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो हम फ्लो में जिस तरीके से आ रहे हैं ना, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हुए, तो वो क्या है, आपको अच्छे से चीजें समझ में, क्योंकि आप देखो, आप मुझे एक एक चीज का मतलब नहीं आपको बताना पड़ेगा कि नेचुरल मतलब क्या है, रिसोर्सेज मतलब क्या है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ये सब चीजें अच्छे से समझी है। ठीक है, अब चैप्टर 3 शुरू होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एज मैंने आपको पहले बताया कि हम थोड़ा सा जस्ट देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या चीज होगी। तो नेचुरल रिसोर्स सबसे पहले कौन कौन सी होती है? लैंड है, वाटर है, एयर है। ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर ने दी है, नेचुरली अवेलेबल है। सो इन रिसोर्सेज ये कौन कौन सी है नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम एक एक करके इन डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे लैंड रिसोर्सेज है, कौन कौन सी है लैंड रिसोर्सेज में, कौन कौन सी रिसोर्सेज आती है। वाटर रिसोर्सेज, कौन कौन सी रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज में आएगी। सॉइल रिसोर्सेज कौन सी है, किसको हम कहेंगे सॉइल रिसोर्सेज, क्या होती है सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, और उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो शुरू करें चैप्टर को। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन। ये तो हमने देखा है, जैसे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है, वैसे ही हमारी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अनइवन है। ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलती है, कहीं बिल्कुल नहीं मिलती, कहीं थोड़ी बहुत मिलती है। ठीक है, सो इसलिए हमने कहा अनइवन है। सम रिसोर्सेज दैट इज लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल etc. are available everywhere, while minerals and energy resources are concentrated in just some region only. है ना, हमने देखा होगा कि हमारी जितनी रिसोर्सेज, चाहे हम लैंड की बात करें, सॉइल की, वाटर की, वेजिटेशन की, एनिमल्स की, ये चीजें क्या है, ये हर जगह है। हर जगह आपको जमीन दिखेगी, हर जगह सॉइल दिखेगा, हर जगह आपको वेजिटेशन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने क्योंकि ये नेचुरल है, तो ये हर जगह, इट इज एवरीवेयर। while minerals and energy resources are concentrated in just some region only, है ना। और वही अगर हम मिनरल्स की बात करें, वो कहीं कहीं ही एरियाज में होगा। जैसे कहीं कहीं एरियाज बहुत मिनरल्स मिलते हैं, वहां पे हर जगह नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो कहीं कहीं ही मिल देंगे। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होगी वो आपको हर जगह मिलेगी। आप चाहे इंडिया में हो, फॉरेन में हो, किसी स्टेट में हो, किसी सिटी में हो, गांव में हो, शहर में हो, आपको हर जगह मिलेगी। So the development of natural resources depends on the needs and the wants of the people of a region. So जो आप natural resources है ना बेटा, डिपेंड होते हैं people के needs पे, people के wants पे, लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, beside the culture, values and the level of technological development of the people also affect the intensity of the utilization of the resources. ये इस पे भी डिपेंड करता है रिसोर्सेज का, कि पॉपुलेशन कितनी है, कितना उसका यूज हो रहा है। ठीक है, natural resources do not acquire value or meaning until they are utilized by a man. So natural resources तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको यूटिलाइज नहीं कर लेते इंसान, हम लोग। ठीक है, natural man and technological are the sources creating factor. For example, land is a natural resources which is highly useful and the fundamental of एग्रीकल्चर। जो हमारे लिए जमीन है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये नेचुरल रिसोर्स है। जमीन है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनलेस मैन leads the land, sows the seeds, fertilize the land with manure and fertilizer, irrigates it, spray pesticides and insecticides and keeps the harvest, the land may not turn into useful resources. जमीन को हम जब तक ठीक से उसको अच्छे से फर्टिलाइज नहीं करेंगे, उसमें कोई अच्छा सा प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, तब तक वो लैंड एक रिसोर्स की तरह काम नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह है और हर कोई इसको यूज कर सकता है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर क्लास और अ कास्ट और अ रीजन। ठीक है,
अब सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स देखते हैं लैंड रिसोर्स। ये जो आप जमीन देख रहे हैं जहां अभी हम खड़े हैं, है ना, जहां आपका घर है, जहां आपका स्कूल है, वो जमीन पे ही तो है। तो लैंड रिसोर्स, कैसे लैंड एज अ रिसोर्स हमारे लिए है, लेट्स सी। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। Humans obtain most of the product from it to satisfy their needs. ज्यादातर हमारी नीड्स और वांट्स इसी जमीन से ही फुलफिल होती है। अगर जमीन अच्छी नहीं होगी, मिट्टी अच्छी नहीं होगी, तो हमें कुछ खाने के लिए मिल पाएगा? एग्रीकल्चर कहाँ होगा फिर? नहीं हो पाएगा। So it provide more than 95% of their food requirements, greater part of clothing and housing, and all the needs and wants of the wood for the fuel, construction and for the transportation. जितनी चीजें होती है हमें, तो जमीन पे ही तो हो पाती है। जमीन पे ही पेड़ उग रहे हैं, जमीन पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जमीन पे बिल्डिंग्स, डैम्स, मेट्रोज, सब कुछ कहाँ बन रहा है? जमीन पे ही तो बन रहा है। So although land is available universally, yet it is not equally useful everywhere. Besides, its utilization also varies greatly. ठीक है, आगे। The availability of land for humans use is very limited. So the availability of land for human use is very limited. हमारी availability land की ना human use के लिए बहुत limited है। Land cover less than 30% of the total area of the earth's surface. Land हमारा ना 30% ही सिर्फ एरिया कवर करता है। हमने ये तो देखा है हमारे 60% आर कवर्ड विद वाटर, सो 30% लैंड कवर है। Even all parts of this small percentage are not habitable. और उसमें से भी 30% में ऐसा नहीं है कि उस पूरे 13% वाली एरियाज में हम रह सकते हैं। हर जगह रहने लायक भी नहीं है, ठीक है। About 90% of the world population occupied roughly 30% of the land area. सोचिए 90% population के लिए सिर्फ 30% हमारे पास land area available है। The remaining 70% of the land is either sparsely inhabited within 10% of population or uninhabited. Of course, ज्यादातर तो ऐसा लैंड है जहां हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि इतना हार्श कंडीशन होगा, मे बी क्लाइमेट, मे बी उसमें मतलब सुटेबल नहीं है फॉर द ह्यूमन नीड्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अनहैबिटेबल। Topography of the land and the climate are the most potent factor, or we can say most important factor in determining the distribution of the population. तो कहीं का क्लाइमेट, कहीं का लैंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहां की पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट, वहां की पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए। Rugged relief and the steep slopes of the mountain, low-lying, waterlogged areas and extreme climatic conditions impose restrictions on the land for human use. है कि नहीं? बिल्कुल। So, ये है लैंड सबसे पहले रिसोर्स की तरह कैसे काम हो सकते हैं, क्योंकि लैंड पे ही हम जितनी एक्टिविटीज है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीजें बेटा लैंड पे होती है। तो लैंड हमारे लिए रिसोर्स की तरह है, बिल्कुल है। अब देखते हैं लैंड यूज, लैंड का यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी यूज लैंड। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज cultivations of crops, grazing of animal, building houses and roads, mining, manufacturing, etc. So ये सब चीजों के लिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रोड के लिए, माइनिंग्स के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। दिस इज नोन एज लैंड यूज, इसी को हम कहते हैं लैंड यूज। चाहे हम ग्रेजिंग एनिमल्स को ग्रेज कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो, तो जमीन पे करेंगे, तो वो लैंड यूज है, लैंड का हम यूज कर रहे हैं। The proportion of land puts to such uses vary from one regions to other. This is called land use pattern. इसी को कहते हैं बेटा लैंड यूज पैटर्न। हम लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं। It also varies within a region over time. The ever-growing population has been responsible for changes in land use pattern. It has led to conversion of forest areas into croplands and croplands into non-agricultural uses such as building roads, etc. ठीक है, आगे। तो यहां तक चीजें समझिए। लैंड का यूज ये तो हम सबको पता है, लैंड का हम कहाँ यूज करते हैं, है ना।
The land use pattern. The land use pattern of a country depends on the number of factors. Land use pattern किन किन factors पे depend करता है, such as topography, soil, climate, availability of water and the minerals resources. Land में ये सब चीजें important है, वहां का climate, वहां का soil, वहां का water, ठीक है. Fertile and well water plains are used to crop land. Occurrence of mineral resources favors mining. Besides, economic and human factors are also important. For example, areas having low-grade ores may not develop mining owing to high cost of production. Similarly, densely populated areas encroach upon forest and cropland to make rooms for building houses, roads, rails, etc. फॉलिंग टेबल आर यूज लैंड यूज पैटर्न. ये फॉलिंग टेबल हमें बताता है कि लैंड कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है. जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्रॉप लैंड है. ऑस्ट्रेलिया में मतलब इसमें परसेंटेज इसमें लिखा है 6 है, उसका फिर परसेंटेज भी लिखा है 56% पेस्चर्स के लिए, फिर 14% फॉरेस्ट के लिए है एंड अदर 24% है ना. तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का टेबल में दे रखा है कि लैंड का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, फॉरेस्ट में कितना परसेंट है, पेस्चर्स में कितना, अदर यूजेस के लिए कितना यूज किया जा रहा है. इंडिया की बात करें तो इट्स 57, 4%, 22% एंड 70. ठीक है. आगे अब देखते हैं आगे क्या लिखा है. This table reveals that India possesses the highest percentage of area under cropland. इस टेबल से हमें पता लगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है जहां पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, cropland. France and United Kingdom have more than 1/4 of their respective areas under cultivations, while Canada, Australia, Russia, Brazil and China register under 10% area under cropland. Environmentally speaking, our country must possess 33% of the area under forest. अगर हम बात करें हमारा 33% किस में है बेटा, under forest में है. Unfortunately, however, most countries including India do not fulfill their norms according to the given table. Only Japan, Brazil, Russia and Canada are favorable places, while the United States of America stand close to the required percentage. Animals, especially domesticate and are very useful for human beings. So सबको पता है जो animals है, domesticate animals, वो हमारे human beings के लिए बहुत essential है. India possesses the largest number of livestock population. India में सबसे ज़्यादा livestock population है. Yet it has a very small percentage of area under pasture. Canada, Japan and Russia also have a very small percentage of an area under pasture, मतलब grazing के लिए. ठीक है. So Canada, Japan and Russia also have very small percentage of an area under pastures, while Australia, United Kingdom, China, USA and France are fortunate in their respect. Okay? आगे अब यहां सिर्फ यही एक्सप्लेन किया है ये परसेंटेज किस में ज्यादा है किस में कम है, इंडिया में कितना है, बाकी कंट्रीज में कितना है. ठीक है. नेक्स्ट है, द टेबल also illustrate the livestock raising and related economic activities are well developed in Australia, United Kingdom, China, France and Brazil. Forestry and lumbery are well developed in Japan, Brazil, Russia, Canada and United States of America. As land is a fixed asset, there tends to be stiff competitions among various land users in a given country. Keeping in view the nature of a land and other needs of the community, land uses has to be planned properly to give the best result. Carelessly use of the land may lead to problems like shortage of the cropland, soil erosion, deforestation and desertification. तो हमें पता चला हम लैंड का कैसे यूज कर सकते हैं. क्लियर हुई चीजें. चलिए, सो लैंड रिसोर्सेस, लैंड एज अ रिसोर्स समझ में आया. चलिए अब यहां तक
आई एम होपिंग सो नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा? सॉइल रिसोर्स। क्या है? सॉइल रिसोर्स। चलिए सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लैंड क्लियर, अब सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। सो सॉइल कैसे रिसोर्स की तरह हम काम कर सकते हैं? सो द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट विच सपोर्ट्स ऑल फ्लोरा और वेजिटेशन इज नोन एज सॉइल। इसको सॉइल कहते हैं जहां पे जितने भी फ्लोरा फ्लोरा रहते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर द सर्वाइवल। चाहे वो लिविंग बीइंग है तो चाहे नॉन लिविंग बीइंग्स है, वो सब अपने सर्वाइवल के लिए सॉइल पे डिपेंड होते हैं। ह्यूमंस फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम सॉइल ओनली। ह्यूमंस बीइंग अपने बेसिक नीड्स को कैसे फुलफिल करते हैं बेटा? सॉइल से, ओनली सॉइल। Therefore, soil is the most important natural resource for men. Soil हमारे लिए सबसे natural resource और important resource होती है। It is a renewable resource. ये कैसे resource है बेटा? Renewable resource. But soil formation is very slow process and takes hundreds of years to form 1 centimeter of a soil. जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, जो पत्थर टूट टूट के छोटे छोटे सॉइल्स के पीसेस में बनते हैं, ये प्रोसेस बड़ा लंबा है, इसमें बहुत टाइम लगता है। Therefore, it must be protected from erosion and डिग्रेशन। तो ये सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो हाउ वी कैन ग्रो क्रॉप्स, हमें खाना कैसे मिलेगा? जितने भी हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं, मिट्टी नहीं होगी तो कैसे होगा? फर्टाइल वो भी है ना। सो सॉइल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सॉइल बनती कैसे। हमने सॉइल तो देख लिया, इंपॉर्टेंट है, बट हाउ इट मेक्स, बहुत समय लंबा समय लगता है, बट कैसे बनती है ये सॉइल? तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कॉल्ड पेडोजीनियस। Parent rock, topography, climate, soil, organisms and time are the basic factor in the soil formation. Parent rocks have defined characteristics. जैसे पेरेंट रॉक होता है उसकी डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑफकोर्स सॉइल प्रोसेस के लिए बहुत लंबा समय लगता है, वो डिपेंड करता है उनकी पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेदर, सॉइल, इन सब चीजों पे। Temperature and rainfall are the main factors, or we can say temperature and the rainfall are the main climatic factor affecting soil formation. So temperature and rainfall ये दोनों important factor है हमारे soil को form करने के लिए। फॉर्मेशन हमारी सॉइल कब हो पाती है? जब उसको टेम्परेचर कैसा मिल रहा है और रेनफॉल कैसे मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए जो भी पत्थर वत्थर टूट रहे वो कब होंगे? टूट के छोटे छोटे पीसेस में कब कन्वर्ट होंगे? ऑफ कोर्स इट्स टेक टाइम। वो तब होता है जब रेनफॉल पड़ रही है उस पर, जब टेम्परेचर बहुत हार्श हो रहा है ना। सो टोपोग्राफी इफेक्ट्स द ड्रेनेज ऑफ एन एरिया। टोपोग्राफी क्या इफेक्ट करता है? वहां का ड्रेनेज, ठीक है। Whether rock do not get accumulated on a steep slope, they move down slope by water and undergo force of gravity in plain and the areas with gentle slope, soil tends to accumulate without any difficulties. अब plain areas में soil deponate नहीं होती है ना, wash नहीं हो पाती, but mountain areas में हो जाती है, ठीक है। So deep plants and organisms provide humus to the dead plants and organisms provide humus to the soil and make it fertile. ये तो आपको पता है, dead plants and animals soil को क्या बनाते हैं? fertile बनाते हैं, ठीक है, जिससे soil fertile बनती है। Earthworms and ants create a space in of air and the water in the soil. Earthworm and आपको ant soil को क्या space देती है तो वो और fertile बनती है, इसलिए earthworm छोड़ देते हैं हम, है ना, ताकि हमारी soil regain कर ले अपनी fertility. Okay, so time factor is also an important factor in the formation of soil. Time factor भी important factor है। The longer the time, the soil formation more deeper it is layer, ठीक है। Beside weathering of rock, moving water, rivers and the wind also contribute to the फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए टेम्परेचर एंड रेनफॉल तो डिपेंड करता ही है किसी चीज का आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, उसके साथ रिवर्स, पानी, रिवर वाटर, ये सब भी डिपेंड करता है, क्योंकि रिवर अपने साथ बहुत सारे पत्थर आती है, तो रिवर कहाँ से, तो ये भी डिपेंड करता है। These factors are erosion deposits material on the earth's surface. Alluvial soils formed by the river are highly fertile and deep. Okay, so आपको ये समझ आया कि हमारा सॉइल फॉर्म कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या दिक्कतें क्या हो रही है, हमें कोई दिक्कत है या नहीं है?
Let's see. So depletion and the erosion are the main major problem of the soil erosion. So depletion and erosion main problem है हमारी soil को erode होने के लिए. So continuous cultivations of crop, soil loses fertility. अगर हम crops में, अगर हम जमीन में बार बार crops उगाते जा रहे हैं तो soil अपनी fertility lose कर देती है. If the same crop is grown every year, the soil will surely become deficient in some nutrition. अगर वहां पे आप soil को लेफ्ट आउट थोड़ा सा नहीं छोड़ रहे हो, उसमें हमेशा उगाते जा रहे हो, फर्टिलाइजर डालते जा रहे हो, तो सॉइल की जो ओरिजिनल फर्टिलिटी है वो लूज कर लेगा वो. It is important to note that all crops do not need the same nutrients from the soil in the equal amount. Certain crops return nitrogens to the soil, thereby helping in maintaining soil fertility. The fertility of the soil can also be restored by addition of manure and fertilizer. Soil अपनी कैसे restore कर सकता है fertility? आप उसमें manure fertilizer डाल दीजिए. But the chemical used in the fertilizer can render soil unfit and for the cultivation it is not good. अगर बार बार हम fertilizer, pesticides डालते जा रहे हैं soil में, तो soil फिर वो उसमें fertility नहीं रहेगी. ठीक है. अब ये हो गया सॉइल कैसे डिप्लीट हो रही है, कैसे खराब हो रही है. अब सॉइल इरोड कैसे हो रही है, जैसे हवा से, पानी की वजह से सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है ना वो वॉश हो जा रही है. दैट इज सॉइल इरोजन. दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन. मतलब टॉप लेयर जो सॉइल की वो इरोड हो गई है. ठीक है. सो दैट इज इरोजन. सो इरोजन कॉज ग्रेट लॉस टू सॉइल. इरोजन की वजह से सॉइल को काफी ग्रेट लॉस होता है. ठीक है. Lost soil devoid of vegetation is liable to the higher rate of erosion. It is carried down the slope of running water and the wind. Physical and the human factor are contribute to the soil erosion. So human factor and आपके physical factor ये दोनों impact करते हैं किसी की soil को erode के लिए. Physical factor include slope, intensity of the rainfall and velocity of wind. Physical factors including slope, intensity of rainfall and the velocity of wind. Human factor including deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer, irrigations and faulty agriculture practices. ये चीजें impact डालती है soil को. ठीक है. And over irrigation leads to salinization. मतलब फिर हमारी soil salinity हो जाएगी, नमकीन हो जाएगी, मतलब it's bad, खराब हो जाएगी. In India, 36% of the total irrigated area has been damaged by salinization. ठीक है. ये हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉइल में हो क्या रही है. अब इसको कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो लेट्स सी कैसे कंजर्व कर सकते हैं. हाउ वी कंजर्व द लैंड एंड द सॉइल. सो द बर्निंग population of the world is creating an additional demand of natural resources. It has to be a large scale destruction of natural resources, land and the soil in particular. There is a pressing needs to minimize the present rate of destructions of resources. आजकल क्या resources का बहुत सारा destruction हो रहा है, over exploitation हो रहा है, over use हो रहा है. So minimizing our resource needs finding way and means for a better and efficient utilization of resources. Finding useful alternative and conserving available resources through rational use and the better planning are some of the ways to conserve our resources. So कौन-कौन से ऐसे मेथड है, कौन-कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम सॉइल को बचा सकते हैं, है ना? हमें इसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देना है. कैसे बचा सकते हैं? देखिए ये कुछ स्टेप्स लिखे गए. टेरेस फार्मिंग ऑन द हिल स्लोप. टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, काउंटर प्लकिंग कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, प्लंगिंग ऑफ प्लग गलीज, स्ट्रिप क्रॉपिंग, बंडलिंग ऑफ फील्ड्स, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स फॉर द ट्रीज इन द ड्राई रीजन्स एंड रिच टिल्टिंग. ये कुछ मेथड बेटा अगर हम ऑप्ट करें तो हमारी सॉइल ना इरोड नहीं होगी, डिप्लीट नहीं होगी. ठीक है. ये देख सकते हो आप, टेरेस फार्मिंग एंड रिड टिल्टिंग. ओके. तो ये पार्ट में हमने अपना लैंड एंड सॉइल को डिस्कस किया. दोनों चीजें समझ में आई, क्लियर हुई क्या है दोनों चीजें? चलिए ये है हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का. अब हम आगे का वाटर रिसोर्सेज को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. ठीक है. चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ आपके पार्ट 2 में. तब तक के लिए पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज करिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.